मैं असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लाती मुनाती, तू सैदे हाशमी की औलाद, मेरी कफ खाक है ब्रह्मनजात। अलामा। एक ऐसी हवा चली जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आई एम नॉट अ कश्मीरी हिंदू, आई एम अ कश्मीरी पंडित। और उसने मेरी ज़बान, मेरा कल्चर, मेरे ट्रेडिशंस जब तक कायम है तब तक मैं कश्मीरी पंडित। मुझे पोत नजर दिवान बस पत हुआ उत कोचस मज बस होता दूध आना बस होता हुमिस निश बेहवान पत ओसुस वान पेंच पे हुमिस कथ करन शंकराचार्य खसान ओसुस पत ओसुस गुरिस दूध हवा पत ओस और खसा पत। जो यंगर लॉट है उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो वहां से यहाँ आके दोबारा सेटल हो जाए। उसमें रिस्क, ये जो टर्मोइल था ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं था, ये पूरे कश्मीर के लिए। कश्मीरी कसम खाकर बोल रहे हो ये 6 है, मैं कसम खाकर बोल सकता हूँ ये 9 है। बोथ आर राइट। जो कश्मीरी माइग्रेंट है, जो कश्मीरी पंडित जो बाहर है, उसके मन में जो दर्द है, उसके मन में जो गुस्सा है, हम एक दूसरे के साथ झगड़े हैं कि भाई आपने मेरे साथ ये किया, नहीं करना चाहिए था। वॉइस ऑफ वैली के इस ताज़ा शुमारे में हम आज जिस टॉपिक पे तबादला ख्याल करेंगे और जिन बातों का तज़किरा करेंगे उनका ताल्लुक़ हमारे DNA से है। मैं मुस्तार लूँगा अल्लामा इकबाल की एक गज़ल है कश्मीरी पंडितों पे, उसका जो उन्वान है वो है आम ब्राह्मण ज़ादगाने ज़िंदा दिल। मैं बात करूँगा कश्मीरी पंडितों की जो हमारे साथ रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, हमारे पुरखों के साथ रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं। फिर ऐसे हालात दोनों कम्युनिटियों ने देखे कि एक दूसरे से दूर हो गए। क्या मुहरिकात थे और क्या खदशात थे उस वक्त, कैसा लैक ऑफ सिक्योरिटी का उनको दिमाग में था, या कैसे हालात बने कि उनको अपना घर बार, अपना वतन, अपनी सारी जायदाद और अपनी जो भी मताए अजीज़ थी उस वक्त वो यहीं पर छोड़नी पड़ी। आज हमने स्टेडियम में मदऊ किया है अपनी ही प्रोफेशन के एक जाने माने नाम को, जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, मनोज कौल जी। मनोज कौल, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ और इस वक्त ये कम्युनिटी क्या फील कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कमरेड साहब कि मैं उस वक्त जवान था, 1990 की बात है, लेट 89 की बात अगर हम करें। एक ऐसी हवा चली जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। वो हवा कैसे चली, किसने चलाई, उससे सब वाकिफ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा जी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हवा ऐसी चली जितने भी लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, चाहे वो यहाँ का हिंदू था, कश्मीरी पंडित था, यहाँ का मुसलमान था, या यहाँ का सिख था, मेजॉरिटी जो इन लोगों की थी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा। जी। कश्मीरी पंडित की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी कौम है, एक ऐसी पॉपुलेशन थी कश्मीर के अंदर जो कि माइनॉरिटी में थी। जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे याद है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ जो मेरे क्लासमेट थे उनको शायद ये नहीं पता था कि ये पंडित है और मैं मुसलमान। जी। और अगर ये पंडित है वो जब मुसलमान हूँ, जब इस बात का भी एहसास होता था तो उनको लगता है कि हम क्लासमेट हैं, हमें एक साथ पढ़ना है, हमें एक साथ आगे बढ़ना है। लेकिन 1990 में जब वो हवा चली उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात करूंगा, उनमें से लोगों को, कुछ चंद लोगों को मालूम था, लेकिन आम लोग इससे नावाकिफ थे। जी। अब आप ये कहेंगे कि आम लोग इससे नावाकिफ क्यों थे? नावाकिफ इसलिए थे जब उस तरह के हालात पैदा हो गए, जब यहाँ से कश्मीरी पंडितों की हिजरत शुरू हो गई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेरे यार दोस्त थे, हमारे पड़ोसी थे, कहते कि आपको नहीं जाना कहीं, आप नहीं जाना। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। ये सिर्फ मेरे साथ ही, शायद और लोगों के साथ भी हुआ होगा।
लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया, उन्होंने बोला बेटर है कि आप कुछ देर के उनको लगा कि सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, क्योंकि उनको नहीं मालूम, वही मैं कह रहा हूँ, वो नावाकिफ थे, उनको नहीं पता था कि आखिर होने वाला क्या है। तो खैर वो एक बहुत ही, हम ये कहें कि सियाबाब था कश्मीर का, कश्मीरियत का, कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि सदियों से यहाँ रहती आ रही थी, हज़ारों सालों से यहाँ रहती आ रही थी, उन्हें अपने घर बार छोड़ के अपनी इज्जत और इज्जत नफ्स को बचाने के लिए यहाँ से निकलना पड़ा। और वहाँ जिस तरह के हालात में कश्मीरी पंडित रहे, वो मैं ये कहता हूँ कि भगवान खुदा उस तरह के हालात से किसी को भी उसका मुकाबला न करना पड़े, उस तरह के हालात का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक बात ये थी कि कश्मीरी पंडित जो कि पढ़ी लिखी कौम थी, वहाँ पर भी जो कश्मीरी पंडित अगर कहीं पर किसी तरीके से आगे बढ़ पाया, जिंदा रह पाया, अपनी शनाख्त को बचा पाया, वो ये था कि जो इल्म की जो उन्हें हम ये कह सकते हैं कि इल्म का जो उन्हें की जो कीमत मालूम थी, कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कमरैन साहब कि एक कश्मीरी फैमिली जो 8 लोग एक ही कमरे के अंदर, एक टेंट के अंदर या किराए के मकान में रहते थे, उनका सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस ये होता था कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, तालीम हासिल करे, हमारा बच्चा पढ़े। और उसके साथ साथ हुआ क्या कि धीरे धीरे वो अपने पाँव पे स्टैंड हो गए, प्राइवेट जॉब्स में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो भी जैसा भी हम ये कहें, तो वो धीरे धीरे वो सेटल हो गए। और आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ से माइग्रेट होके चला गया था, या हम ये यूँ अगर कहें कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जिनमें मुसलमानों की भी खासी तादाद है, सिख जो लोग हैं उनकी भी खासी तादाद है, वो अपने पाँव पे खड़े हो गए। और आज वो, चाहे वो जम्मू हो, मेजॉरिटी जम्मू में है, बाकी दिल्ली में है, मुंबई में है, अब्रॉड है, अब वो सेटल हो चुके हैं। लेकिन ये शायद वो खलिश है, एक बहुत बड़ी एक परसेंटेज है उन लोगों की जो ये कहते हैं कि हाँ, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है, और हम वहाँ वापस चले जाते तो क्या ही अच्छा। देखिए, कश्मीरी पंडितों की काबिलियत की आपने बात की, तो मैं जो नाजरीन देखेंगे ये प्रोग्राम, उनकी याद दहानी के लिए ये कहूँगा कि आतिश चिनार में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी सवानिया तारीख में एक पूरा चैप्टर कश्मीरी पंडितों पे लिखा है। उसमें टाइटल यही है, ब्राह्मण ज़ादगाने जिंदा दिल। उसने भी मुस्तार लिया है अल्लामा इकबाल की इससे, लेकिन उसमें उसने कोई भी बुखल से काम नहीं लिया है। वाइल ही इज प्रेजिंग द इंटेलेक्ट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, और ही इज प्रेजिंग देयर कंट्रीब्यूशन in the field of education, in the field of giving some identity to Kashmir in the medieval period। जो आपका नाम कश्मीरी पंडित है, ये तो एक कश्मीरी पंडित ने मुगल कोर्ट में सनद लेके लाया। जब उनको बुलाया गया मुगल कोर्ट में मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त के बाद, उस वक्त जवाल पजीरी थी मुगलिया दौर, मगर कश्मीरी पंडित बहुत मुगल कोर्ट में अपनी काबिलियत की बुनियाद पर रॉयल्स में गिने जाते थे। तो उनको किसी ने बुलाया कि इसको हिंदू को यहाँ लाओ। He objected. He said, I am not a Kashmiri Hindu. I am a Kashmiri पंडित। और उसने फिर अपनी तारीख उनको कही। तो उसी दिन एक डिक्री निकली मुगल कोर्ट से कि henceforth he along with other colleagues should be called as कश्मीरी पंडित। जहाँ तक बरसगीर के जो टू नेशन थ्योरी निकली, या जो भी बरसगीर में प्री 47 मुख्तलिफ थाट्स आ गए, पॉलिटिकल थाट्स, उसमें बहुत से हिस्टोरियंस ये लिख रहे हैं कि ये दोनों थाट कश्मीरी पंडित के हैं। वो अल्लामा इकबाल को भी मानते हैं कश्मीरी पंडित, बिकॉज उसके जो आबा व अजदाद थे वो कश्मीरी पंडित थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल कश्मीरी पंडित थे। वो कहते हैं कि जो दो आदमियों ने 2 थाट्स दिए उस वक्त बरसगीर में, दोनों थाट्स कश्मीरी पंडित के हैं। उसने एक ये लिखी है गज़ल भी, आपको मालूम होगा, उसने एक फलसफा ज़दा सईदजादे के नाम उनकी एक गज़ल है, उसमें वो मेंशन करते हैं अपने आबा व अजदाद को। वो कहते हैं, मैं असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लाती मुनाती, तू सईदे हाशमी की औलाद, मेरी कफ खाक है ब्राह्मण ज़ात। अल्लामा इकबाल इसमें अपनी आबा व अजदाद का तज़किरा भी करते हैं। जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का ताल्लुक है,
क्या ग्लोबल हिस्ट्री पे नजर थी, क्या दुनिया के मोर्गों पर नजर थी, क्या मुल्क पर नजर थी, उनका जो कॉन्सेप्ट था उस वक्त, वो तो दुनिया के चोटी के लीडरों में माने जाते थे, इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड विजडम। यस, आई एम नॉट टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ पावर, नो, इन द फॉर्म ऑफ विजडम। और फिर उनका जो कश्मीर के साथ एक अकीदत का रिश्ता था, तो वो तो आजकल आप देख रहे हैं सियासी गलियारों में उन पे इल्ज़ाम आ रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर को बहुत मतलब लाड़ प्यार से रखा, उसमें सियासत नहीं थी। तो कश्मीरी पंडितों के उस इंटेलेक्ट के बावजूद जो इस वक्त कश्मीरी मुसलमान को ये गिला है कि कश्मीरी पंडित बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, इट इज अ परसेप्शन, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वेदर एवरीबडी इज विद इट और नॉट, ये एक परसेप्शन है। कश्मीरी पंडित का ये परसेप्शन है कि देखो जी, व्हेन आई वाज इन द स्टेट ऑफ, आप मान लीजिए एक कसम पुरसी की हालत में मैं था, तो मुझे कश्मीरी मुसलमान रेस्क्यू के लिए नहीं आया। ये गिले शिकवे की हद तक है, और द ग्रेजेस हैव गॉन सो डीप दैट दे कांट बी रिपेयर्ड। देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये हवा जब चली थी, कुछ लोग थे जिन्हें मालूम था कि क्या हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी में ज़्यादा तो लोग ऐसे थे जिन्हें नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जहां तक आप ये कहते हैं कि गिले शिकवे, एक तो मैं ये कहूँगा क्योंकि उन्हें खुद मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, वो खुद भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, तो जब वो खुद अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, वो दूसरे को कैसे बचाएंगे? exactly. एक दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिला किससे? अपने से ही करते हैं, अपने से ही तो करते हैं। मुझे गिला कमरेन साहब से है जी, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे दोस्त हैं, या कोई और जो मेरे पड़ोसी हैं, मोहम्मद अल्ताफ जो मेरे क्लासमेट हैं, अरे या उनको तो मुझे बताना चाहिए था, या उन्हें मुझे बचाना चाहिए था। आपको गिला है, ये यहाँ से चले गए, इन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। सो उस वक्त मजबूरियां थी, दोनों तरफ से मजबूरियां थी, दोनों तरफ से मजबूरियां थी, जिस मजबूरी के चलते हमें एक दूसरे पर गिले शिकवे करने का एक मौका फराहम किया। लेकिन मैं फिर वो रिपीट करूंगा, गिला अपनों से ही होता है, शिकायत अपनों से है। अगर मैं आपको नहीं जानता हूं, मुझे अगर मैं तकलीफ में हूं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी अजनबी को नहीं पुकारेंगे तकलीफ में। हाँ, तो अब भी जो कश्मीरी पंडित हैं, मैं ये कहूँगा कि आप देखें, जैसे मैंने कहा कि सेटलमेंट हो चुकी है, मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी पंडित्स आर सेटल्ड नाउ, चाहे वो जम्मू में चाहे बाकी जगहों पर। लेकिन कश्मीर से उनका प्यार, कश्मीर से उनका जुड़ाव कितना है, वो मैं आपको कुछ मिसालें बताऊं। जी जी। नंबर 1, जो कश्मीरी लैंग्वेज है, कश्मीर जबान च प्रजनत कौम, बिल्कुल, जिल बह कश्मीर बोलान तिल छुस बह कश्मीर। सही। मे याद कि यहाँ एक बहुत बड़े लीडर भी रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि आई एम प्राउड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, जो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी गए, मुल्क से बाहर भी गए, लेकिन फिर भी वो घर में अभी भी कश्मीरी में बात करते हैं। सो सबसे पहला ये है कि आपकी जो शनाख्त है, आपकी जो जबान है, उस जबान को आप कहीं ना कहीं बचा के रख रहे हैं। 1 सेकेंड, कश्मीरी पंडित की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मैं लिखता हूं कि मेरी बेटी की शादी है, ओरिजिनली फ्रॉम, मैं अपने गांव का नाम लिखता हूं, दांतर अनंतनाग, प्रेजेंटली एट प्रेजेंट। सो मैं अभी भी ये कहता हूं कि मैं वहां का रहने वाला हूं, अभी मैं यहां हूं, बट मेरी रूट्स कहां हैं? मेरे रूट्स अपने कश्मीर में। अगर किसी की डेथ होती है, वहां पर भी आप देखें अखबारों में, वहां पर भी यही लिखा होगा कि ओरिजिनली फ्रॉम दैट प्लेस, प्रेजेंटली एट दिस प्लेस। सो ये चीज। देन हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये कश्मीर वैली की जब हम बात करते हैं, तो कश्मीर वैली में जहां हम शैविज्म का मैक्सिमम, अगर हम कश्मीरी पंडित देखें तो शैविस्ट हैं, और यहाँ पर भूत और पिशाचों का बहुत ही ज़्यादा वो रहा है, मतलब जो हम ये कह रहे हैं असर रहा है जी। और उसमें ऐसे कुछ हमारे ट्रेडिशंस थे जो हम उन भूतों और उन पिशाचों को या भैरवों को सेटिस्फाई करने के लिए करते थे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एक अभी जो महीना चल रहा है जिसको पोह कहते हैं, अभी हम बोलते हैं गाढ़ भत, पोह गाढ़, देन आपकी खिचमावस। ये ट्रेडिशन कहाँ था?
कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ जो भूत और पिशाचों का जो यहाँ जो हम ये कहेंगे डेरा था, वो इसलिए था कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो मौसम है, उसके हिसाब से वो रेलेवेंट था। वो दिल्ली वाले मौसम के साथ रेलेवेंट नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बंदा कश्मीरी पंडित जो यहाँ से पलायन करके चला गया है, जो यहाँ से जाने पर मजबूर हुआ है, अगर वो कहीं भी रहता है, वो अब भी वो खिचमावस, वो मोंझवर बरकरार रख रहा है, उसको भी बरकरार रखा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कश्मीरी पंडित अपनी शनाख्त को बरकरार रखना चाहता है। वो उस शनाख्त को वो इसलिए बरकरार रखना चाहता है क्योंकि वो अपने आप को अभी भी कश्मीर का निवासी समझता है, अभी भी अपने आप को कश्मीरी पंडित समझता है। उसको पता है मेरी जबान, मेरा कल्चर, मेरे ट्रेडिशंस जब तक कायम है तब तक मैं कश्मीरी पंडित। मुझे ये बताइए कि ये जो स्ट्रगल चल रही है कश्मीरी पंडित की टू सर्वाइव आउटसाइड कश्मीर एंड एट द सेम टाइम to go back to his roots or having the desire to go back to his roots, ये कश्मकश या कशाकश कब तक चलेगी? Do you think that it has a good end or a bad end as a कश्मीरी पंडित? देखिए, एज कश्मीरी पंडित अगर मैं बात करूंगा, मैं ये कहता हूं कि इसको हमें जो वापस लाने वाली बात है, फर्स्ट उसमें सबसे बड़ा जो रोल बनता है वो बनता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है? गवर्नमेंट हैज टू इनिशिएट वन। सेकंड जो रोल बनता है वो बनता है कश्मीरी पंडित का जो यहाँ से चला गया है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा। तीसरा रोल बनता है यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी का, क्या वो उनका एक्सेप्ट कर सकते हैं या करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए क्या वो इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएंगे, कश्मीरी पंडित एक्सेप्ट करेगा और उसको जो फाइनल शेप देगा वो यहाँ के लोग देंगे। अब सबसे पहली बात गवर्नमेंट की है। पिछले 30 से ज़्यादा साल हो गए जब माइग्रेशन हुई है। पहले 10-15 साल में तो वापसी की बात नहीं हुई, उसके बाद वापसी की बात हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिहैबिलिटेशन पैकेज भी बना, जिसमें कुछ 6000 के करीब कश्मीरी पंडितों को पीएम पैकेज के अंदर वो जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी उसका एक कंपोनेंट था, उसमें नौकरी भी दी गई। वन, उसमें कुछ लोग आ भी गए, कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ रहे हैं। बिल्कुल, उनके कुछ इश्यूज हैं, कईयों को अभी अकोमोडेशन नहीं दे पाई है सरकार, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे वो क्या है। अब दूसरा ये है कि कौन आना चाहता है, आने का उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा जो उसमें फैक्टर है वो एज का फैक्टर है। 30-32 साल हो गए, 32 साल के बाद या 34 साल के बाद जो बच्चा अभी या 40 का या 45 का भी होगा, उसका डायरेक्ट कोई इमोशनल कांटेक्ट या टच नहीं है कश्मीर के साथ। वो कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह देखता है। He looks at best as a tourist spot। हाँ, अब आगे अच्छी जगह है, अच्छी जगह। मेरे माँ बाप यहाँ रहा करते थे, यहाँ मेरे माँ बाप रहा करते थे। उनके जो माँ बाप हैं जो 60 या 70 की एज के हैं, उनका अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं वहाँ रहता था हबकदल में, फिर मैं जो सुबह पोत नजर दिवान, हाँ, शंकराचार्य खसान उनका एक इमोशनल टच है। वो बोलते हैं कि ना, काश हम वापस चले जाते। तो सवाल ये है कि अगर ये 60 या 70 साल का जो एज ग्रुप है, इसको आप वापस ले आने में कामयाब हो जाते हैं, उसमें भी जब सरकार से बात होती है और जो प्राइम कंसर्न ये है कि गए क्यों थे, सिक्योरिटी का कंसर्न था। अब सरकार अगर हम देखेंगे, जो अब हमारी जो नई सरकार यहाँ आई है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि मैं फोर्स नहीं कर सकता। जी, उन्होंने एजेंडा आज तक के प्रोग्राम में कहा। तो हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप आ जाएं और आप यहाँ पर रहें, जब तक कि उनको अपनी मर्जी ना हो। मर्जी कब होगी? जब वो फील सिक्योर फील करेंगे। अब सिक्योरिटी सिनेरियो का आप कैसे गारंटी दे सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, चाहे आप सिविलियन हैं। मैं आपको कहूंगा कि 1990 से मैंने देखा है कि मैं 23 साल तक रहा माइग्रेशन के बाद। जब माइग्रेशन हुई, फिर मैं यहाँ आया, फिर मैंने अलग अलग फेजेज, मैंने 90 भी देखा, उसका 99 भी देखा, उसके बाद बाकी फेज भी देखा। कभी ये ऊपर है, कभी नीचे है। तो अभी ये जो चल रहा है, अभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। आई एम रिमाइंडेड कि 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी, मुझे याद है कि उन दिनों टूरिस्ट का इतना रश था कि जो जबरवन पार्क है बुलवार्ड पे, लोग जो टूरिस्ट थे बाहर
उस पार्क में रात भर जिंदगी गुजार रहे थे, होटल में कमरा नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि इतना टूरिस्ट फ्लो है, नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर कारगिल वॉर हुआ, फिर एक वो उस तरह का कियास हुआ, व्हाटएवर। कहने का मतलब है कि आप कभी भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि आज अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, कल वो खराब नहीं होगी। बिल्कुल। तो आप कॉन्फिडेंस कैसे देंगे उन लोगों को, और अगर आप उन लोगों को दे भी देते हैं तो उससे कितना फायदा हो सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो आप वो ये है कि जो यंगर लॉट है उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो वहां से यहाँ आके दोबारा सेटल हो जाए। उसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि वो ये जब सोचता है कि भाई मेरे जो माता पिता हैं वो कश्मीर में रहते थे 50 साल से, 100 साल से, 200 साल से, जो भी था, तो उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। तो जब माइग्रेशन हुई, कमरा साहब मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा एज ग्रुप था जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि हमारी एक वो जो जनरेशन है उसको सबसे ज्यादा चोट पड़ी। दे बोर द ब्रंट। यस, उन्हें कुछ पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में, कुछ अभी निकलना पड़ा, किया हुआ है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को सेटल किया, वो सेटल किया, आप आज उनके बच्चे 30-30 साल के हैं। अगर उसने वहां पे इन्वेस्ट किया, जब वो ये देखता है कि मेरे माता पिता ने वहां जब वो बैठे थे वहां से उनको अप्रूट होना पड़ा, फिर उन्होंने वहां से निकले, उन्होंने स्ट्रगल किया, मुझे यहाँ तक पहुंचाया, अब मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, अब मैं यहाँ से अगर ये इन्वेस्टमेंट दोबारा निकल के वापस चला जाऊंगा तो गारंटी है कि मैं दोबारा अप्रूव नहीं हूँ। एग्जैक्टली। सो ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो यंगर जनरेशन है कश्मीरी पंडित्स की, वो उन्हें कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करते बार बार जाएं नहीं जाएं। सो दिस इज आप यहाँ भी रहे हैं, वहाँ भी रहे हैं, यहाँ मिलिटेंसी के बाद भी आप आए, प्रोफेशन के लिहाज से यहाँ बैठे, यहाँ ठहरे, आपको क्या फीलिंग है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी हैज सफर्ड परहैप्स मोर देन Kashmiri Pandits have suffered once, but the majority community in the circumstances has suffered more, in my opinion, and silently they have suffered. And you might have witnessed many things which might have been in your mind, which you can say, सफर किया कि नहीं किया? देखिए, बिल्कुल सफर किया। मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए कश्मीरी पंडित्स की मैं जब बात करता हूँ या उन माइग्रेंट्स की जब मैं बात करता हूँ कि जब 1990 में हालात ख़राब हो गए, वो यहाँ से निकले, उनके लिए निकलना कोई आसान बात नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अपना घर बार छोड़ना, अपनी धरती को छोड़ना, और ये सोच बिना ये पता हुए कि आगे मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, आगे होगा क्या। हालांकि उसमें अलग अलग थियरीज हैं, उनमें नहीं जाएंगे, बट फैक्ट ये है कि कश्मीरी पंडित मैक्सिमम मेजॉरिटी में डर गया और यहाँ से उसको निकलना पड़ा। Do you agree with Jagmohan? He has called Kashmiri Pandits as frightened pigeons, फ्रेट कोतुर। देखिए वो था, मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह की हालात थे, जब आप माइनॉरिटी साइकोसिस प्लेड मोर रोल देन एक्चुअली द सिचुएशन वाज और बोथ। देखिए, माइनॉरिटी में पहले ही साइकोसिस होता है। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि जिस तरह के बंदूक आ गई या जिस तरह के नैरेटिव चलाए गए, उसमें कश्मीरी पंडित को लगा कि टारगेट में ही मैं फिट नहीं हो जाऊंगा। वहां जो हो रहा है भैया मैं नहीं कर सकता, और वो यहाँ से चला गया, निकलने पे मजबूर हो गया और सेटल हो गया। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं भी आई वॉज वन ऑफ देम, कि मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ा, चला गया। फिर उसके बाद में जॉब के सिलसिले में यहाँ आ गया, मैंने स्टार्ट किया। यहाँ जो मैंने देखा, जो जैसा आपने कहा कि कश्मीरी पंडित ने उस समय बहुत ही झेला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे बैठा हुआ मेजॉरिटी कम्युनिटी का बंदा था वो बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु वर मतलब मैं क्या कहूँ, पनिश्ड फॉर नन ऑफ देयर सिंस। कुछ भी नहीं किया, शक की बुनियाद पे उठा दिया, वो कर दिया। आपको यहाँ से भी एक थप्पड़ मारा, दूसरा वहां से थप्पड़ मारा। मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि मेरे मकान में रहता था, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, लेकिन इसकी जो यहाँ का मेजॉरिटी कम्युनिटी का बंदा था वो अपने मकान में भी सेफ फील नहीं कर रहा था अपने आप को, फॉर वन ऑफ द अदर रीजन। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो टर्माइल था ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही नहीं था, ये पूरे कश्मीर के लिए, कश्मीरी जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि सियाबाब है
जो बहुत ही मतलब तारीखें जब लिखी जाएगी। व्हाट इज द कैथारसिस? देखो, मेरा एक दोस्त है, वो कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत पला बड़ा है, उसको मानियो तो सोच पोलमुत तो ही मस्टर्ड द कैरेज इन 1992 एंड वेंट टू देयर कैंप, क्योंकि जिसने उसको पाला था उसके साथ उसको बहुत मोहब्बत थी। उसने मुझे कहा है, मैं आपसे नरेट कर रहा हूँ, उसने बोला शी वाज इन टीयर्स व्हेन शी सॉ मी, देन शी टोल्ड मी, उसका नाम अनीसा, अनीसा वो भाई, bear with me till it's salime अंदर, you have to hear what I will tell। उसने बोला, उसने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स एंड ऐसे डेरोगेटरी थिंग्स बोली, मैंने चुपचाप सुना। आफ्टर सम टाइम शी हग्ड मी एंड आई फाउंड दैट शी गॉट कैथारसिस, मतलब उसमें वो सारा गुबार उतर गया, एंड देन शी वेप्ट बिटरली विद हिम। What is the catharsis of this problem? It is a human problem after all. There were expectations from both the communities. Both the communities feel that the other has not come to the rescue of the party. अपनी जगह दोनों सोच रहे हैं अपने अपने तरीके से। Perhaps 6 और 9 का मसला है। Both are right. मैं इसको 9 पढ़ रहा हूँ, आप 6 पढ़ रहे हैं, आप कसम खाकर बोल रहे हो ये 6 है, मैं कसम खाकर बोल सकता हूँ ये 9 है। Both are right, but what is the way ahead? That is important. देखिए, वे अहेड मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने कहा कि उसमें थोड़ा सा, जो मैंने पहले भी कहा, देयर हैज टू बी इनिशिएटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सेकंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो 2 कम्युनिटीज के बीच में अभी भी गैप है। एग्जैक्टली है, खलीज है। अब हम कहेंगे नहीं है, नहीं है, अभी भी है। एग्जैक्टली बहुत, जो पहले बहुत गैप ज्यादा था, अब कम है, पर गैप है। अब ये गैप को पाटने के लिए आपको बहुत ही काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि क्या वो कैसे किया जाए? वो ऐसे किया जा सकता है कि जैसे आपने कहा ना कि वो आया, उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें बोलूंगा तो सुन ले। एग्जैक्टली। जब तक तुम सुनोगे नहीं तब उसके बाद मुझे बोलना। जिस दिन शिकायत से आके किसी मेरी शिकायत कामरान समझ को मैं खतर किया, कामरान समझ शिकायत के मनोजन मोन ने किया, कामरान समझ मौके जो उनकी सुबह ने I should be allowed to speak. Exactly. And जो कश्मीरी माइग्रेंट है, जो कश्मीरी पंडित जो बाहर है, उसके मन में जो दर्द है, उसके मन में जो गुस्सा है, गुस्सा उससे है जिससे वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। एग्जैक्टली। उस गुस्से को निकालने दो ना भाई, ये वो गुस्सा निकल जाएगा, वो अपनी बात बोलेगा, वो अगला उसको बता देगा भाई आपने जो बोला है वो सही है। जो अब मेरी बात सुनो, जब वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे आपस में, जब तक उनको आप ये नहीं करेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि ठीक है जहाँ कॉन्फ्रेंसेस है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, मैंने अपनी तकरीर कर दी, उसने भी अपनी तकरीर कर दी, लेकिन बोथ द कम्युनिटीज विल हैव टू वर्क टुगेदर टू कॉबल अप थिंग्स टुगेदर टू मेक अ हेडवे फॉर फ्यूचर। और हेडवे तभी आएगा जब आप एक दूसरे की शिकायतें सुनेंगे। उसमें पहले रिकंसिलेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सुनेंगे नहीं एक दूसरे को, आई विल प्रिज्यूम दैट अ कश्मीरी पंडित इज with BJP and a Kashmiri pandit will presume that Kamran is with Pakistan. There is no solution. No, there is no solution. We have to come out of presumptions and start kind of a dialogue. Yes. जहाँ पर बात हो पहले, आप तो बात तो कीजिए। और वो डायलॉग नहीं जो नहीं, वो नहीं, गवर्नमेंट डायलॉग की मैं बात ही नहीं कर रहा। बोला अब यहाँ कॉन्फ्रेंस है, मैं आऊंगा, मैं अपने तक पेपर पढ़ूंगा, दूसरा अपना पेपर पढ़ेगा। No, not at all. These idea जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जो है, ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने चाहिए इन इनफॉर्मल वे। एग्जैक्टली। इट शुड नॉट बी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। क्या करेंगे ना ये कार एग्जैक्टली है मैं करो मगर मजबूरी तम साथ या नजर मैं करो चाहे मोन थम नहीं। एग्जैक्टली। सो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, इनफॉर्मल तरीके से लोग दोनों कम्युनिटी के नहीं बैठेंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, अभी हम बोले कि ये करना चाहिए और ये होगा, ये करना आसान नहीं है। आई एग्री, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। Estrangement among the communities is so deep and it is becoming deeper because there is no reconciliation. वो नहीं, reconciliation नहीं हो रही। Yes, आप उसमें अगर जो वेज बांटने का काम है, मतलब मैं आपके पास आता हूँ, मैं आया हूँ श्रीनगर में 4 लोगों से मिलता हूँ, वो मुझे अपनी बातें बोलते हैं, मैं उनको अपनी बातें बोलता हूँ। आई डोंट फील माई सेल्फ स्ट्रेंजर इन माई सिटी, बट देयर आर सम पीपल जो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार श्रीनगर जाएंगे पता नहीं कैसा होगा। Exactly. They have that preconceived notion that whatever for one or the other reasons they are right in their perspective,
आई एम राइट इन माई पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली, मैंने कहा 6 और 9 है, मतलब एवरीबॉडी इज राइट इन हिज ओन। यहाँ आ गया, लोग बोलते हैं यार अब तो ठंड का मौसम है, तुम क्या करोगे? मैंने कहा ठंड के मौसम का तो अच्छा है, मैं पहले भी ठंड में रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इवन माई फैमिली मेंबर्स से अब जाना है तो जून में चले जाइए ना। बट दिस इज जो मैं उसको चीज कैसे देखता हूँ, और ये जो हम बात कर रहे हैं कमरे साहब, दिस इज अ वेरी टफ टास्क। एग्जैक्टली, ये इतना आसान नहीं है। हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम बोलेंगे डायलॉग करेंगे फिर हो जाएगा, ऐसे होगा, बट अब ये शुरुआत कहीं से करनी चाहिए, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। हो सकता है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी जहां आपको लगेगा नहीं, when we go back in our own history, जब सुल्तान सिकंदर की वफात हो गई और ज़ैनुल आबिदीन तख्त पर बैठे, the first thing he did, he has dispatched 2 or 3 delegations of very wise and wisdom-laden people from the Muslim community to motivate Kashmiri Pandits to come back. जो उस वक्त डायलॉग हुआ है, शायद हिस्ट्री के पन्नों में होगा कहीं, what kind of a dialogue they hold, yes, and how they motivated the Kashmiri Pandit to come back and be the part of Kashmir, and then सैकड़ों साल वो यहाँ रहा, रचा बसा, यहाँ के कल्चर में वापस आया। he had every identity with him, plus he was having all the religious freedom to enjoy. yes. वैसा वातावरण कैसे हो सकता है? शायद इसमें विद्वान लोगों का, जो कश्मीरी पंडित में जो विद्वान लोग हैं, उनका बहुत अहम रोल है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे डायलॉग्स जो भी हो जाएंगे, चाहे हम अपनी एट अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी लेवल कोशिश करेंगे कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के दरमियान कम से कम एक तबादुल ख्याल हो, आपस में वो दिल खोल कर बात करें। पहले they should not first go by the preconceived notions। देखो जी, हमको इनने ये किया, मैं बोलूंगा इनने ये किया, ये बोलेंगे नहीं आपने ये किया। तू मैं से ऊपर उठकर जब हम एक दूसरे के साथ हाथ टू हाथ डायलॉग करेंगे, शायद कोई रास्ता फ्यूचर के लिए निकल आए। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, एक पॉइंट यहाँ बताना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, वो ये है कि जैसे हमने कहा कि जब हम एक दूसरे को बताएंगे, झगड़े होंगे, यहाँ मैं कहता हूं कि जब झगड़ा होता है तब हल निकलता है, फिर सलाह होती है, और वो परमानेंट सलाह होती है। हाँ, तो हम एक दूसरे के साथ झगड़े कि भाई आपने मेरे साथ ये किया, नहीं करना चाहिए था, वो बोले कि मैंने नहीं किया, आपने किया, आपने गलत किया। तो जब हम एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, जब मैं अपना जो गुस्सा है मैं अपने भाई पे उतारूंगा जो कश्मीर में रह रहा है, और जब कश्मीर में रह रहा हुआ भाई उस अपने भाई पे गुस्सा उतारेगा जो दिल्ली या जम्मू में या कहीं और रह रहा है, तो वहाँ जब वो जो झगड़ा होगा, उस झगड़े के बीच में, झगड़े का कहने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे का गरेबा पकड़ लें, लेकिन हम अपनी जो अंदर की भड़ास है, उस भड़ास को जब हम निकालेंगे दोनों तरफ से, तो वो एक हम ये कह सकते हैं वो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। वही झगड़ा, वही भड़ास निकालना, उस परमानेंट सोल्यूशन की, परमानेंट सुलह की, परमानेंट दोस्ती की, एक बार फिर रिकंसिलिएशन की शुरुआत होगी। तो ये मनोज कौल साहब के तासुरात थे जो आपने सुने, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी और भी महफिलें होंगी, ऐसे और भी कारवान चलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान जो खलिश है शायद वो दूर हो जाए।